गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसका ये सेकेंड पार्ट है और आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग मानव नेत्र के बारे में और मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम इससे आगे की कड़ी में प्रिज्म के बारे में समझेंगे। प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, वर्ण विक्षेपण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात, प्रिज्म क्या होता है। बच्चों, प्रिज्म के बारे में पिछले बार एक वीडियो में हम अच्छा से एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिर भी बता देते हैं। प्रिज्म जनरली एक सॉलिड शेप होता है जिसका बेस और टॉप जो होगा, बेस और टॉप वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, यानी कि सर्वांगसम फिगर होता है, पॉलीगन होता है। और उसकी वाल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं, वो रेक्टेंगुलर होती हैं। बेसिक फॉर्मूला यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये जो प्रिज्म आपको दिख रहा है, ये प्रिज्म है ना, सॉरी, ये जो प्रिज्म दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है। और ये त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में, और त्रिभुजाकार प्रिज्म में भी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत तरह का त्रिभुज होता है। समद्विबाहु होगा, समबाहु त्रिभुजाकार होगा। तो अभी हम लोग समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म का ये सारा फिगर है, इसको आप हाथ में भी ले सकते हैं। ये सॉलिड शेप है, जैसा कि हम बता चुके हैं। जनरली आपको किताबों में या फिर रे डायग्राम में इस तरह का फिगर बना हुआ दिखेगा, इस तरह ट्रायंगल के जैसा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये आपका प्रिज्म हो गया। ये फॉर्मेट में आपको बनाना है, आपको इतना ड्रॉ नहीं करना है, सारे उसके साइड्स को नहीं दिखाना है। तो ये आपको फिगर दिखाया जाएगा। सॉरी। प्रिज्म जनरली एक सॉलिड शेप होता है, लेकिन अभी हम जो प्रिज्म की बात करेंगे, हम बोलेंगे केवल प्रिज्म। आपको समझना है ट्रायंगुलर प्रिज्म और कांच का, ट्रांसपेरेंट कांच का प्रिज्म, जिससे लाइट एक पार से दूसरी पार जा सकती हो। आपको ये समझना है। क्लियर? तो चलिए, ये प्रिज्म का बहुत अच्छा फिगर नहीं हमें दिख रहा है, ये देखने में पिरामिड टाइप का लग रहा है, लेकिन बस प्रिज्म का सही फिगर आपको ऐसे, सॉरी, ऐसे, फिर ऐसा ही फिगर एक नीचे बनाना होगा, ऐसे। ये हुआ, ये प्रिज्म का सही स्पष्ट फिगर हुआ, ठीक है। ये ऊपर की वाल और नीचे की वाल एक जैसी है, यानी कि सर्वांगसम है ना। और बाकी जो 3 दीवारें बच रही हैं, ये रेक्टेंगुलर है। ये थोड़ा दिखाई सही से नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन प्रिज्म हमें ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। प्रिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है? तो प्रिज्म में एक चीज देखा गया कि जब प्रकाश का अपवर्तन किसी प्रिज्म के द्वारा होता है, यानी प्रिज्म से होकर कोई प्रकाश की किरण पार करती है, तो हमें कुछ खास बात देखने को मिलती है। आइए देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण सीधी गई और प्रिज्म में घुसी। जहाँ पे ये प्रिज्म में घुसी, उसे जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन वो क्या हुई, बेंड हो गई, थोड़ा सा कोई एंगल बना के दूसरी तरफ, दूसरी दिशा में चल दी। फिर जब इस दूसरे सरफेस पे पहुंची, तो फिर इसको नियम के अनुसार सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से एक बार फिर से मुड़ गई और फाइनली इधर चली गई, ठीक है। हम जानते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने रास्ते में, अपने पाथ में वो परिवर्तन कर देता है, वो मुड़ जाता है, और मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ, ये दोनों जगहों पे अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ कि प्रकाश क्या हुआ, मुड़ गया, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छा, एक सामान्य कांच अगर हम लें, सामान्य कांच का कांच की सिल्ली ले लें, जिसको हम लोग ग्लास स्लैब कहते हैं, अगर इसमें अपवर्तन की बात आएगी, अगर इसमें अपवर्तन की बात आएगी, तो क्या होगा? यहाँ से अपवर्तन होगा,
और फिर जब यहाँ से दोबारा अपवर्तन होगा तो ऐसा अपवर्तन होगा कि जब जिधर पहले किरण जा रही थी उसके समांतर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जो पहला पोजीशन था किरण का और जो अंतिम पोजीशन है उसके बीच में एक यहाँ पे एंगल बना, जिसको हम लोग जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं और जिसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो ये एक एंगल बना, ये दोनों समांतर नहीं हुई, इस कारण से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें कुछ विशेष गुण देखने को मिलते हैं। ये सामान्य मोनोक्रोमिक लाइट थी, जिसको हम लोग कहेंगे एक रंग की, सिंगल रंग की, जैसे रेड कलर की लाइट को हमने ऐसा भेजा तो ये घटना हमें देखने को मिली कि लाइट जो ऊपर की तरफ थोड़ी जा रही थी फाइनली वो नीचे की तरफ निकलती हुई दिखाई दी। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ पे लिख दी गई है वही सारी बात। जब प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण उसकी दिशा बदल जाती है, प्रवेश करता है तब बदलती है और जब बाहर निकलता है तो एक बार फिर से बदलती है। ठीक है, प्रिज्म से निकलने वाली किरण मूल दिशा से विचलित हो जाती है, ये हमारी मूल दिशा है ना, और ये हमारा डेविएटेड लाइन है, डेविएटेड पाथ है ना, और एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ विचलन कोण भी इसको कहते हैं। अब कितना विचलन करेगा? कोई प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सवाल होगा कि कितना विचलन होगा। तो इस बात का जवाब सिंपल जवाब नहीं है, ये कुछ बातों पे निर्भर करेगा। किन किन बातों पे? तो प्रिज्म के कोण पे, कि आखिर जो प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं उसके कोण कैसे हैं, कितने डिग्री के हैं। अगर जो अभी जो सिचुएशन में हम पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज भुजाकार प्रिज्म की हम बात किए हैं, तो अगर हम समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम जितने भी समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म लेंगे लगभग नहीं, एक्यूरेटली उसका एंगल 60 डिग्री होगा। तो उस पर अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब तो 60 डिग्री का है, तो एक जो क्राइटेरिया है वो हमेशा फिक्स हो जाएगी। लेकिन जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं हमें अलग अलग एंगल के अलग अलग तरह के समद्विबाहु त्रिभुजाकार या अलग अलग तरह के हमें मिलते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अब आगे क्या होगा? तो आगे की अगर हम बात करें तो दूसरा टर्म है माध्यम के अपवर्तनांक। अब यहाँ पे निर्भर करेगा कि प्रिज्म किस चीज से बना हुआ है, कैसे ग्लास से बना हुआ है। पानी से तो नहीं बना हुआ है प्रिज्म, ठीक है। अगर ये बर्फ को जमा के प्रिज्म बना दे, जिसको हम पानी से बना हुआ प्रिज्म बोले हैं, तो उस केस में ये जो डेविएशन है, मुड़ाव है, वो अलग होगा। कांच से बना हुआ अगर प्रिज्म होगा तो मुड़ाव अलग होगा। और कांच में भी किस कांच से बना हुआ प्रिज्म है इस पे अलग ये होगा, विचलन होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है? जब प्रकाश चलता है तो वेव के फॉर्म में चलता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल्स है। तो जब भी कोई वेव होगी उसका अपना वेवलेंथ होता है, जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये वेवलेंथ जो है हर प्रकाश का, यानी कि हर कलर के प्रकाश का अलग अलग होता है। हर कलर के प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है। इस कारण से क्या होता है कि अगर रेड कलर की लाइट क्रॉस करती है इस प्रिज्म से होकर तो अलग ये मुड़ाव थोड़ा कम होगा। वायलेट कलर की होती है तो मुड़ाव थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह से अलग अलग कलर पे, यानी कि अलग अलग तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। यानी कि ये तीन जो कंडीशंस अभी फिलहाल आपके सामने हैं, इन तीनों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या हो, जब अलग कलर की लाइट न जाके व्हाइट लाइट क्रॉस करे इससे, तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं तब क्या होगा। जब श्वेत प्रकाश
किसी प्रिज्म से होकर पार करेगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स के लाइट्स होते हैं, यानी 7 कलर की लाइट उसमें मिली हुई होती है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर पास करेगा तो वो 7 कलर्स में बट जाएगा, 7 भागों में टूट जाएगा, और 7 जो 7 अलग अलग कलर के यहाँ पे जिनसे मिल के बना था वो सारे एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमें सबसे ऊपर यहाँ पे रेड और सबसे नीचे यहाँ पे वायलेट दिखाया गया है। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट, ठीक है। इसका मतलब, और बाकी जो 5 कलर्स हैं इसी के बीच में 3, 4 और 5, ये 5 कलर्स इसी के बीच में रहेंगे। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस सारे कलर का नाम रखें, नाम याद रखें, उनका क्रम याद रखें, और इस पूरे बैंड को, पट्टी को कहते क्या हैं ये याद रखें, और इस पूरी घटना को कहते क्या हैं ये याद रखें। तो सबसे पहली बात, जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश पार करता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यहाँ है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। अच्छा, अब बात आएगी कि आखिर जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 कलर्स में क्यों बटता है, एक सवाल उठेगा। तो इसलिए बटता है क्योंकि 7 कलर का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, वेवलेंथ अलग अलग होता है, और हम जानते हैं कि जो बेंडिंग है, जो मुड़ाव है, जो अपवर्तन है, वो इसके तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग कम होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब प्रकाश अलग अलग कलर से बना हुआ है तो जैसे ही प्रवेश करता है तो उसमें बेंडिंग अलग अलग होती है, और जब 2 बार यहाँ बेंडिंग होती है तो फाइनली हमें कलर्स दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम लोग विजिबल लाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे एक पट्टी मिलती है कलर की, रंगों की, उसको हम वर्णपट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, स्पेक्ट्रम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म यूज होता है हिंदी में भी। अब सवाल उठता है कि स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर होते हैं। तो 2 बात याद रखिएगा। पहली बात कि सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी, है ना, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी होता है, ये एक बात हो गई। और अगर पूरा क्रम याद रखना हो तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, बै जा नी ह पी ना ला, ये एक शब्द याद रख लेते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। या फिर इंग्लिश में याद करते हैं विबग्योर, विबग्योर, ये नीचे से है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 2 शब्द से आप इसका क्रम याद कर सकते हैं। ये क्रम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर दूसरा और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे ज्यादा बेंडिंग, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? तो आंसर है बैगनी का, सबसे कम रेड का। सबसे ऊपर कौन होता है? तो रेड। सबसे नीचे क्या होता है? तो बैगनी। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, बैगनी प्रकाश का विचलन अधिक और लाल प्रकाश का विचलन कम होता है। इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक रूप से होने वाला प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटना है, ठीक है। इंद्रधनुष जो बनता है वो पानी के बूंदों में
आंतरिक अपरावर्तन होता है, जिसके कारण वर्ण विक्षेपण हो जाता है और हमें इंद्रधनुष साफ दिखाई देता है। आसमान में 7 कलर में बटा हुआ एक बड़ा सा धनुष दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कलर का बैंड है ना, ऐसा ही दिखाई देगा। अब यहाँ आपको रेड दिख रहा है, थोड़ा सा कम रेड हो गया और कम हुआ, ऐसा हुआ कि ऑरेंज हो गया, जो पीला और लाल का मिक्सचर टाइप का लग रहा है। थोड़ा और कम हुआ तो येलो, फिर ग्रीन, फिर सियान ब्लू और वायलेट हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी को हम ऐसे दिखाएं कि जब व्हाइट लाइट यहां से क्रॉस की तो यह 7 कलर्स में बटी, ऐसे बट जाएगी, ठीक है। वायलेट के बाद यहाँ इंडिगो दिखाई देता है, इंडिगो, और ये ब्लू, और इसको पूरे को ब्लू में अगर ले लिया जाए तो अच्छा देखो, हम लोग तो 7 कलर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ के बाद इस कलर का भी अलग नाम है, इस कलर का भी अलग नाम है। अगर जो कलर को बहुत बढ़िया से पहचानते हैं तो उसमें उनको 7 कलर नहीं 27 कलर दिख जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग केवल 7 कलर्स पे ही काम चलाते हैं, ओके। अब हम देखें वायुमंडलीय अपवर्तन। जब हम जानते हैं कि हम लोग धरती पे रहते हैं, हम लोग धरती पे रहते हैं और धरती के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, गैस है, और ये गैस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि उससे प्रकाश की किरण पार हो जाती है, तभी तो आसमान से लाइट यहाँ तक आ पाती है। तो क्या हुआ कि जब मान लो कि यहाँ सन है, सूरज है, अब जब यहाँ से लाइट आएगी और जैसे ही ये गैस वायुमंडल में घुसेगी, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ जाएगी, हमें ऐसे मुड़ के दिखाई देगी, ठीक है। और इस अपवर्तन को, चूंकि प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन जहां भी होगा, जहां भी प्रकाश इस तरह से मुड़ेगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। चूंकि यह अपवर्तन वायुमंडल के कारण हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ पे वायुमंडल में जैसे घुस रहा है, उसमें अपवर्तन दिखाई दे रहा है, इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। अच्छा, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान और घनत्व बदलता है। जैसे यहाँ हम पृथ्वी पे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, हवा का अलग अलग डेंसिटी होगी, और अलग अलग डेंसिटी की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, वो भी अलग होगा। यानी प्रकाश के उसके अंदर मुड़ने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। इसके कारण होता क्या है कि जैसे हम रात में तारों को देखते हैं, तो तारे हमें कम, थोड़े से डिम या फिर डिम लाइटेड होते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। तो तारों का टिमटिमाना क्या है? क्या तारे अप डाउन कर रहे हैं, बल्ब लगा हुआ है वहां पे? कोई नहीं, बस वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कई तरह के गैसों से होकर गुजरती है। चूंकि वो बहुत दूर है, तो अगर हल्का सा भी डिफ्लेक्शन होता है, हल्का सा भी उसके रास्ते में परिवर्तन होता है, तो हमें उस तरह से मतलब टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि तारों का टिमटिमाना क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा, सूरज या चांद या जो चीज भी हम आकाश में जो बहुत दूरी पर है, जो हमें दिखाई देता है, वो कभी भी या फिर अपने नियत जगह पे, अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे कभी हमको दिखाई नहीं देता है। वो तभी दिखाई देगा हमको जब एकदम ओवरहेड होगा। क्योंकि हमारे एरिया में कभी ओवरहेड सन नहीं होता है, कभी हमारे सर के ऊपर सूरज नहीं आ सकता है, ठीक है। होता है इंडिया में भी, और जगहों पे होता है, बाकी जगहों पे ओवरहेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो वो कभी भी अपने लोकेशन पे, चूंकि यहाँ से लाइट आई ऐसे मुड़ गई, जब हमारे आंख पे लाइट पड़ी तो हमको ये दिखाई दिया कि सन जो है वो यहाँ है, जो कि उसका वास्तविक पोजीशन वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगली बात,
तारों का टिमटिमाना ये क्लियर हो गया। सूर्य का वास्तविक क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। अब यहाँ पे एक और बात आती है, सूर्य का उगना और डूबना। जैसे ये मान लेते हैं पृथ्वी है और हम यहाँ पे रहते हैं, सूर्य का उगना या डूबना क्या कहलाता है? तो ये अगर हमारा लेवल है, ये हमारे पृथ्वी का अपना लेवल है, अगर सन इसके नीचे आ गया, ठीक है, तो सूरज डूब गया, ऐसा हम ये मानते हैं। और उगते वक्त अगर इससे ऊपर आ गया तो हम मानते हैं कि सूर्य उग गया। लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है हमारे सामने, सूर्य डूबने के बाद तक हमको दिखाई देते रहता है और उगने के पहले दिखाई दे देता है। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसा होता है? ये हमारे यहाँ फील नहीं होता है, क्योंकि जब हमें दिखाई देता है उसी को हम उगना कहते हैं। अगर उगना और डूबना का परिभाषा ये बनाया जाए कि इस लेवल के नीचे सन जाएगा तो उसे डूबना या उगना तो डूबना कहेंगे, और इसके ऊपर उठेगा तो हम उसे उगना कहेंगे, तो इस परिभाषा के अनुसार हमें डूबने के बाद दिखाई देता रहता है और उगने के पहले भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये परिभाषा न जो हम परिभाषा जानते हैं हमारे हिसाब से, जब हमें दिखाई दिया तो हम उसे उगना कहेंगे, और जब नहीं दिखाई देना तो डूबना कहते हैं। अच्छा, ये होता कैसे? जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे पूरा वायुमंडल है, जब प्रकाश ये इस लेवल के नीचे चला गया यानी कि डूब गया, तो जब प्रकाश ऐसे जा रहा है तो ये बेंड होके इधर आ जाएगा, और जैसे बेंड होके आएगा तो सन हमें यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि सन हमारे लेवल से नीचे जा चुका है, उसके बाद भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये घटना जो है, ये घटना क्या है? ये प्रकाश के यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें डूबने के बाद भी सूरज दिखाई देता है, और सेम उगने के पहले दिखाई देता है। अभी नीचे है तभी ये ऐसे ऐसे दिखाई दे देगा हमें, ठीक है। दूसरी बात, जब प्रकाश सन से आता है, सूरज से आता है, और इस ज़्यादा अपवर्तन होता है, तो यहाँ भी वन विक्षेपण जैसी घटनाएं होती हैं, और उस सिचुएशन में लाल रंग जो होता है वो हमारे आंखों तक आसानी से पहुंच पाता है। उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण बाकी जो है कलर्स नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक सन से दूरी हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, और ये लाइट बेंड होकर सीधा नहीं आती है, मुड़ के आती है। तो इसी कारण सूरज जो है डूबते वक्त लाल दिखाई देता है, और फिर उगते वक्त भी लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया। अगला अब एक टर्म है यहाँ प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब प्रकाश, अच्छा हम लोग देखते हैं ना, दिन है और हमें लाइट कभी कभी दिखाई भी देती है, लेकिन सच पूछिए तो लाइट ऐसी चीज है जो दिखाई दे ही नहीं सकती है। लाइट कभी किसी को दिख नहीं सकती है। हम जो देखते हैं वो लाइट नहीं होती है, वो स्कैटरिंग टर्म समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या देखते हैं हम। जब प्रकाश की किरणें वायु के अणुओं पर या छोटे छोटे कणों से टकराती है, तो टकरा के वो क्या होता है, कई कलर्स में बट जाती है, या फिर वो कई डायरेक्शंस में बट जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें होता क्या है कि जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं उनका परिकिरणन अधिक होता है, ठीक है, और जो अधिक, चूंकि देखिए ऐसे ऐसे प्रकाश चल रहा है, अगर कोई छोटा पार्टिकल यहाँ बीच में आ गया तो प्रकाश उसको जंप करके निकल के चला जाएगा, इस पे टकराएगा ही नहीं। यानी तरंग दर से अगर छोटा पार्टिकल आया तो, लेकिन अगर वही ऐसे जा रहा है प्रकाश और यहाँ कोई बड़ा सा पार्टिकल आ गया तो इस पे टकरा जाएगा और ये कई डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कम तरंग दैर्घ्य वाले, जैसे वायलेट हुआ, इंडिगो हुआ, ब्लू हुआ, ये जो सारे कलर्स हैं, है ना, इन लोगों का स्कैटरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि इनके वेवलेंथ कम है, और स्कैटरिंग होने के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
हम लोग देखेंगे कभी भी आसमान नीला दिखाई देगा। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं, वायुमंडल से बाहर चले जाएं और वहां से जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें कोई आकाश नीला नहीं दिखाई देगा, हर तरफ ब्लैक 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 बैकग्राउंड दिखाई देगा, कोई भी ब्लू बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ एक टर्म आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है? कभी हम देखे होंगे खिड़की से लाइट आ रही होगी, धूप आ रही होगी हमारे रूम में, पतले, अगर कहीं खिड़की में होल होगा पतला सा तो एक लाइट निकल के आ रही होगी जो कहीं पड़ रही होगी, तो हम देखेंगे एक लाइन बनी हुई है। अब कहोगे कि सर अभी आपने बोला कि प्रकाश तो दिखता नहीं है, लेकिन वो लाइन बनी हुई तो हमको दिखती है, तो वो प्रकाश नहीं होता है। वही है टिंडल इफेक्ट, जिसको हम समझेंगे। देखिए ये फिगर है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दिखा रहा है। टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। जब कोई ऐसा विलयन होता है जिसमें पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली थोड़े बड़े हों, उससे प्रकाश जब गुजरता है तो उसके पार्टिकल जो है वो इनलाइटेड हो जाते हैं, वो लाइटेड हो जाते हैं, वो चमकने लगते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन या निलंबित कणों वाले माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे प्रकाश का मार्ग या पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका कारण क्या है? कोलाइडी, ये तो क्लियर ही बता दिए हैं कि कोलाइडी कण रेस्पेक्टिवली थोड़े बड़े होते हैं। अगर जैसे चीनी और पानी को आप मिला दीजिए, उसमें टॉर्च मारिए, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ बड़े कोलाइड वगैरह जैसे दूध वगैरह रखा हो, उसमें लाइट मारिए, आपको लाइट दिखाई देगी कहाँ से क्रॉस कर रही है। ये आप देखें, ये दो चीज रखी हुई है ग्लास में और यहाँ से टॉर्च जलाया जा रहा है। इसमें से भी लाइट पार हो रही है, यहाँ पे लाइट चमक रही है, यहाँ पे बीच में कोई लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि लाइट पूरा से पार हो रही है कि बीच से पार हो रही है, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें दिख रहा है। देखिए पूरा विलयन जो है वो लाइटेड हो गया। यहाँ ज़्यादा क्लियर है। यहाँ तीन तरह के चीज़ रखे हुए हैं, लाइट इससे भी पार हो रही है, इससे भी और इससे भी। यहाँ पे इस तरह की लाइन बननी चाहिए थी, कोई लाइन यहाँ पे नहीं बनी है। लेकिन इन दोनों में केस में ये सिंपल मिक्सचर है और ये कोलाइड है, तो इन दोनों में लाइट दिखाई दे रही है। यही है हमारा क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आप देखे होंगे सिनेमा घर में जो प्रोजेक्टर से लाइट आती है, जो पर्दे पे पड़ती है, वो सीधी दिखाई देती है। वो क्या है? वो टिंडल इफेक्ट है। जो हवा में, एयर में पार्टिकल्स है वो लाइटेड हो जाते हैं। ठीक है। अगर हवा से पार्टिकल को हटा लिया जाए तो वो कोई भी लाइट वहां दिखाई नहीं देगी। अब हमारे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आप लोग याद कर लेंगे। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा रंगों में विभाजन, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है, ये याद रखिएगा। लाल रंग का की बैंडिंग यानी कि मुड़ाव कम और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग वर्णपट में सबसे ऊपर और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। और आप इन सब चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।